हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के मई 2021 के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट करेंगे। ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि हमने उत्तराखंड के जितनी भी स्पेसिफिक न्यूज़ हैं उनको उत्तराखंड के प्रेस रिलीज से प्लस लोकल न्यूज़पेपर से कवर करने की कोशिश की है। मेरा नाम रवनीत कौर है। हमारा जो पैटर्न है वो है एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन, और हम अपनी एक्सप्लेनेशन विद इन द क्वेश्चन देखते हैं ताकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी आपको क्लियर हो सके और एक्सप्लेनेशन भी आपको वहीं पे समझ आ सके। सो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, आपको पता ही होगा इनके बारे में। बहुत फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनको पद्म विभूषण मिला, फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे। इनका अभी अभी देहांत हो चुका है। आप इनका नाम बताएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं चिपको मूवमेंट के, सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। इनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे। हम सब जानते हैं कि ये चिपको मूवमेंट के फेमस लीडर थे, जो कि 1973 का मूवमेंट था। इसमें ट्रीज को क्या किया गया था, हक किया गया था बाय द विमेन। ये ना तो केवल इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए अच्छा मूवमेंट था, बल्कि इसलिए भी अच्छा था क्योंकि जो विमेन थी उन्होंने आगे आके इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई, ठीक है। और ये मूवमेंट जो है ये सक्सेसफुल स्पेसिफिकली हुआ औरतों की वजह से, ठीक है। चिपको मूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, जिन्होंने ये कहा था कि हमें जो पेड़ों की कीमत नहीं लगानी चाहिए, फाइनेंशियल हमें इनका वो नहीं करना चाहिए मोल भाव, क्योंकि पेड़ एक अनमोल चीज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सुंदरलाल बहुगुणा जी फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। ये विनोबा भावे जी की जो एक मूवमेंट थी, आप सबने पढ़ी होगी, ठीक है, सर्वोदया मूवमेंट, इन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। सर्वोदया मूवमेंट के अंडर होता क्या था कि जिन भी रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के पास लैंड नहीं है, तो जिसके पास ज़्यादा लैंड है वो अपना लैंड दान कर सकता था रूरल एरिया के लोगों को डेवलप करने के लिए, ताकि सबका इक्वल डेवलपमेंट हो पाए। सर्वोदया मतलब हर किसी का। इस चीज़ के लिए ये जो मूवमेंट है विनोबा भावे जी ने स्टार्ट करी थी, जिसमें आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और सबसे मेन बात, 1981 में इन्होंने पद्मश्री लेने से भी मना कर दिया था, जो कि सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि इनका कहना ये था कि उत्तराखंड में जो ट्री काटे जा रहे हैं, ठीक है, फेलिंग ऑफ ट्रीज जो है उसको रोका जाए, मुझे पद्मश्री नहीं चाहिए। इन्होंने ये मना किया था 1981 में। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़ा लॉस है कंट्री को, इनकी कोविड की वजह से डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1987 में कौन सी मूवमेंट को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से नवाजा गया? क्यों नवाजा गया? क्योंकि इस मूवमेंट ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अगेंस्ट आवाज उठाई और इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की बहुत बड़ी बात कही। ये कहा गया कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करना है ताकि वो सस्टेनेबल बन सकें, और इन्वायरमेंट को भी हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि हम इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, इन्वायरमेंट हमारा पार्ट नहीं है। वी आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हम ये सोचेंगे कि इन्वायरमेंट हमारा पार्ट है, हम तो बहुत बड़े शेर हैं, तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट सबसे सुप्रीम होता है, नेचर को कभी कोई नहीं हरा सकता। तो इसलिए ये जो अवार्ड है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये आपका चिपको मूवमेंट को ही दिया गया। ये भी न्यूज़पेपर में कवर थी सारी न्यूज़, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जी की डेथ हो चुकी है, तो उनसे रिलेटेड हर एक चीज न्यूज़पेपर में कवर हुई थी। तो ये जो अवार्ड है ये आपका चिपको मूवमेंट को मिला। रही बात टहरी डैम कन्फ्लिक्ट की, टहरी डैम के अगेंस्ट भी आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किया था, आवाज उठाई थी, बहुत डटे रहे थे ये टहरी आंदोलन में भी। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 2021 के थीम से एसोसिएटेड है। पहली बात, ये दिन कब मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे? तो ये आपका 22 मई को सेलिब्रेट होता है हर साल, ठीक है। इसका इस साल का थीम क्या था? इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है हम भी उसी का पार्ट हैं और हम ही सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हैं। अगर हम ये समझेंगे तो हम अपने आप जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका सॉल्यूशन भी निकाल देंगे, क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो खराबी पड़ रही है, जंगलों में आग लगना, हर एक चीज वो मैन मेड एक्टिविटी है, ठीक है। उसको तो हम रोक सकते हैं अगर हम खुद को ही बायोडाइवर्सिटी का पार्ट समझने लग जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीडी के बारे में है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी इसलिए फ्रेम हुआ क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डे हमने सेलिब्रेट किया। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से। इस सीबीडी के कारण से ही बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, पहली स्टेटमेंट कहती है ये कन्वेंशन 1992 में साइन किया गया था रियो अर्थ समिट के टाइम। रियो अर्थ समिट के टाइम 3 फेमस कन्वेंशन जो थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो निकल के सामने आई थी और इसमें इन्वायरमेंट को बहुत मेजर रोल और बहुत मेजर इंपॉर्टेंस दी गई थी। वहीं पे एक कन्वेंशन थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में कि हम अपनी डाइवर्सिटी जो है बायोलॉजिकल उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे, कैसे हमें इन्वायरमेंट के साथ मिलके रहना है, ना कि उसे डोमिनेट करना है। तो ये जो कन्वेंशन है 1992 में साइन हुई, बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें लेके आना है। लीगली बाइंडिंग का मतलब है अगर आप नहीं मानोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जो भी इसके मेंबर हैं जिन्होंने साइन किया है वो लीगली बाइंडिंग है कि जो भी क्लॉज लिखा गया है इस कन्वेंशन के अंतर्गत उसे फॉलो किया जाए। जैसे अगर इस सीबीडी में लिखा हुआ है कि आप लोकल लेवल पे कमेटी बनाएंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, तो वो आप बनाएंगे क्योंकि आप लीगली बाइंडिंग हैं। तो सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट कहता है कि सारे ही कंट्रीज जो इस कन्वेंशन का पार्ट हैं उन्होंने इसको रेटिफाई कर दिया है। पहली बात, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है और रेटिफाई क्या होता है। देखिए, सपोज एक कन्वेंशन हुई जिसमें 20 कंट्रीज के मेंबर आए, उन्होंने वहां कन्वेंशन सुनी पढ़ी और फिर उनमें से 15 ने तुरंत साइन कर दिया कि हमें ये मंजूर है। लेकिन उनके साइन करने से ये तो मतलब नहीं हुआ कि उनके कंट्री में जो भी लोग हैं, जो भी पार्लियामेंट है, सिस्टम है, वो सपोर्ट में आ जाएगा। उनको यहाँ साइन करने के बाद अपने देश में जाना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा कि हमने साइन किया है। फिर वहां की सपोज अगर पार्लियामेंट है उस पर यह पेश होगा कि ये वाली कन्वेंशन थी। पार्लियामेंट अगर अप्रूवल दे देती है वहां की तो वो रेटिफाई हो जाएगी। रेटिफाई बड़ा होता है एज कंपेयर टू साइन, ठीक है। तो ये जो 15 कंट्रीज हैं, अगर इनके पार्लियामेंट ने, इनके सिस्टम ने, इनके लोगों ने भी अप्रूवल दे दिया तो वो रेटिफाई हो जाएगा। तो रेटिफाई होने के बाद ही प्रॉपर माना जाता है कि आप कन्वेंशन में जुड़ चुके हैं। सारे कंट्रीज ने रेटिफाई नहीं किया क्योंकि एक यूएसए है जिसने केवल साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, थर्ड पॉइंट गलत है जिसमें लिखा है कि सारे कंट्री ही रेटिफाई कर चुके हैं। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को किसने रेटिफाई नहीं किया अगर क्वेश्चन आ जाए तो यूएसए ने अभी भी रेटिफाई नहीं किया। आंसर नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू करी है, आपको उसका नाम बताना है। इस योजना के अंतर्गत जो भी चिल्ड्रन जिनके की माता पिता की कोविड में डेथ हो चुकी है उनको हेल्प दिया जाएगा, उन बच्चों की हेल्प की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव भी है क्योंकि बहुत सारे घर जो हैं वो बर्बाद हो गए कोविड की वजह से। तो मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना, अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है तो उत्तराखंड की है। और इसके अंतर्गत कोविड में जिन बच्चों के माँ बाप की डेथ हो चुकी है उनको सरकार के द्वारा मदद दी जाएगी। अगला क्वेश्चन इसी स्कीम पे है, वत्सल्य स्कीम पे कितने रुपए की पर मंथ हेल्प की जाएगी इस स्कीम के अंडर किनकी, जिन बच्चों के माँ बाप की डेथ हो चुकी है। तो ध्यान रखेंगे अमाउंट 3000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा उन बच्चों को जब तक उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, 21 साल उनकी उम्र नहीं हो जाती, ठीक है। और ये जो और प्लस उनको 5% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ये सब कुछ किस स्कीम के अंतर्गत है, वत्सल्य स्कीम के अंतर्गत। और ये है उनके लिए जिन्होंने अपने माँ बाप को कोविड की वजह से खो दिया। तो ध्यान रखेंगे 3000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। उत्तराखंड में इसके बहुत केसेस देखने को मिले हैं। ये किस टाइप का इन्फेक्शन है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगस बोलते हैं इसको। जिनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है उनको ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट फंगल स्पोर्स हैं, मतलब छोटे छोटे स्पोर्स घूम रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो हानिकारक भी होते हैं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनको ये इफेक्ट नहीं कर पाते। पर अगर कोई ऑलरेडी बीमार है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो उनको अब ये जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, ये बहुत बुरे से इफेक्ट कर रहा है। इसका नाम क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है।
पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है, जो कि होता किससे है, ग्रुप ऑफ मोल्ड से होता है। मोल्ड एक तरीके का फंगस ही बोल सकते हैं, जिनका नाम होता है म्यूकोरमाइसिटिस। देखिए अगर आपसे पूछा जाए किससे होता है, तो ग्रुप ऑफ मोल्ड से, जो कि इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, विच इज अबंडेंट इन इन्वायरमेंट। इनका नाम क्या है, म्यूकोरमाइसिटिस। ये ग्रुप ऑफ मोल्ड है जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस होती है इन्फेक्शन। बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकंड कहता है कि ये उनको मेनली इफेक्ट करती है जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और जो दवाइयों पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जर्म्स और सिकनेस से लड़ने की कैपेसिटी है वो कम है, मतलब वो बीमारियों से लड़ नहीं पाते, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही पॉइंट है, मैंने आपको पीछे ही बताया। थर्ड पॉइंट कहता है कि ये लोगों के बीच आपस में नहीं फैलता और ना ही ये लोगों और जानवरों में फैलता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। देखिए कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, छोटे छोटे स्पोर्स हैं, मोल्ड हैं ग्रुप के, वो इन्वायरमेंट के थ्रू फैल रहा है क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी है और वो हो उनको रहा है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। तो आम बात है ये लोगों से लोगों को नहीं फैलेगा। अगर किसी को छू लो या मतलब खांस दो, वो सारी चीज़ों से नहीं है, लोगों से लोगों में नहीं फैलेगा, प्लस लोगों से जानवरों में नहीं फैलेगा, जानवरों से लोगों में नहीं फैलेगा। तो ध्यान रखेंगे इसका स्प्रेड कैसा है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, म्यूकोरमाइसिटिस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक लाइन में आए, 2 लाइन में आए, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। चारों ही पॉइंट सही हैं तो आपका आंसर नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल्स ने, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट ने कहा है उत्तराखंड के कि अब उनके टेम्पल्स में ना तो एनिमल सेक्रीफाइस होगा, प्लस अगर कोई टेम्पल में अल्कोहल का कंजम्पशन करके आया तो उसे 5,000 रुपये जुर्माना भी होगा। ये जो आपका इनिशिएटिव है, जिस डिस्ट्रिक्ट ने पूरी तरह अपने टेम्पल्स में एनिमल सेक्रीफाइस पे बैन लगाया है प्लस अल्कोहल पे बैन लगाया है, वो आपका चंपावत है। ठीक है, चंपावत ने पूरी तरह बैन लगा दिया है। इससे पहले ये पूर्णगिरी टेम्पल में तो ये बैन था ही। पूर्णगिरी में बहुत फेमस मेला लगता है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन अपने करंट अफेयर में ऑलरेडी करा हुआ है। ठीक है, वहाँ पुराने वीडियोस में आपने देखा भी होगा। तो अब चंपावत ने क्या कहा है कि हमारे जो मंदिर हैं डिस्ट्रिक्ट के, हम वहाँ पे अलाउ नहीं करते एनिमल सेक्रीफाइस को, ना ही अल्कोहल का कंजम्पशन करके कोई आएगा, अगर आया तो 5,000 रुपया जुर्माना। अगला क्वेश्चन अटल उत्कृष्ट स्कूल्स के बारे में है उत्तराखंड के। इसके बारे में भी हमने पहले क्वेश्चंस करे हुए हैं। इन स्कूल्स का पर्पस क्या है, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल हैं, जिस जगह पे सीबीएसई लेवल की स्टडी जो है वो इंग्लिश मीडियम में करवाई जाएगी। ठीक है, हर एक ब्लॉक में 2 स्कूल जो हैं वो उत्तराखंड गवर्नमेंट बनाएगी। कौन से, अटल उत्कृष्ट स्कूल। तो आपको बताना है कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन से मीडियम इसमें सिखाए जाएंगे। पहला हिंदी है, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पढ़ाई होगी। सीबीएसई का सिलेबस फॉलो होगा, गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं और हर एक ब्लॉक में 2 बनाए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, हर एक ब्लॉक में ये 2 स्कूल जो हैं वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैनी विलेज के जो विलेजर्स हैं उन्होंने कहा है कि फिर से ग्लेशियर एक स्लिप हो सकता है, कौन से एरिया का, ये आप बताएंगे। देखिए फरवरी में ही डिजास्टर आया था। ठीक है, रैनी विलेज में ही एक डिजास्टर आया था, ग्लेशियर की वजह से फ्लड भी आए थे। तो अब दोबारा पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि आपका जो ऋषिगंगा ग्लेशियर है, ठीक है, वो फिर से स्लिप होने की संभावना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो पिछला भी डिजास्टर आया था वो हैंगिंग ग्लेशियर की वजह से आया था, क्योंकि ग्लेशियर का टुकड़ा लटक रहा था, ध्यान नहीं दिया गया और वो पानी में गिर गया। तो ऐसे ही रैनी विलेज ने कहा है कि अब फिर से ऋषिगंगा में शायद डिजास्टर आ जाए इस ग्लेशियर की वजह से। रैनी विलेज में ही क्या था, आपका चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था, हमने देखा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात भी। और हमने एक क्वेश्चन किया था पिछले अपने करंट अफेयर्स में, जिसमें हमने ये देखा था कि उत्तराखंड के रीजन्स में अप्रॉक्सीमेटली 1500 अगर ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से केवल 10 ग्लेशियर्स हैं जो मॉनिटर किए जाते हैं। हर एक ग्लेशियर की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, डिजास्टर जो है ग्लेशियर से होने वाले उनका हम ध्यान नहीं रख पाते और ग्लेशियर से रिलेटेड डिजास्टर होते ही रहते हैं। केवल 10 ग्लेशियर मॉनिटर किए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, आपने पुराने करंट अफेयर में देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मे फ्लावर 400 पे है। अगर पूछा जाए ये क्या था तो आपको बताना है, क्या ये टाइप ऑफ फ्लावर है, सैटेलाइट है, या फिर कंप्लीटली अनमैन्ड ऑटोनॉमस शिप है, या एम्बुलेंस है केरला की। तो ध्यान रखेंगे ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा शिप है, जहाज है
जो कि अनमैन्ड होगा, मतलब इसको चलाने के लिए कोई पायलट नहीं चाहिए, कोई आदमी नहीं चाहिए, ये ऑटोनॉमस होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये पूरा जहाज चलेगा, ठीक है। और ये यूके में डेवलप किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि दुनिया का पहला अनमैन्ड ऑटोनॉमस शिप कौन सा है, तो वो मेफ्लावर 400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूत्रा मॉडल पे है, ये न्यूज में देखा जाता है, ये मॉडल किस चीज से एसोसिएटेड है ये आप बताएंगे, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या मॉनिटर करता है, ये कोविड-19 की ट्रेजेक्ट्री देखता है, मतलब कोविड-19 में लाइव केसेस कितने बड़े, कहाँ कहाँ वैक्सीन है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज अवेलेबल है, कोविड से रिलेटेड बेड हैं कि नहीं, हर एक चीज की ट्रेजेक्ट्री जो है वो सूत्र मॉडल के थ्रू देखी जाती है, ठीक है। चार्टिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री, इंडिया में ये सब चेक करता है सूत्र मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो नेपाल में 147 हॉस्पिटल्स को क्या करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी, हेल्प करेगी उनके कंस्ट्रक्शन में। क्यों करेगी, क्योंकि जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो उस टाइम पे नेपाल का जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था, हॉस्पिटल्स खत्म हो गए थे। तो अब दोबारा से हमारी इंडिया की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है नेपाल के मेडिकल सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड की ही एक बॉडी चुनी गई है जो कि है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको बताना है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में है, इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आपकी रुड़की में है, यानी कि हरिद्वार में ये आपकी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि नेपाल के मेडिकल रिस्टोरेशन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से कौन सी रिपोर्ट WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं प्रकाशित की जाती, कौन सी रिपोर्ट नहीं पब्लिश की जाती। एक है जो नहीं पब्लिश की जाती, तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपकी ना वीपो के द्वारा लॉन्च की जाती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। बाकी सारी रिपोर्ट ध्यान रखेंगे इनका नाम भी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, WEF। ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन कैसा है, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट WEF। जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर में कितना गैप है, सारे कंट्रीज में जेंडर्स में कितना गैप है, तो वो है WEF, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों रिपोर्ट आपकी WEF के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। और इसका जो मीटिंग है वो कहाँ होता रहता है, डेवोस स्विट्जरलैंड में इसका मीटिंग जो है वो हर साल होता है। सो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।